92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी लाली की शादी, बिना किसी एड ब्रेक के। पौ फटने में अभी 1-2 घंटा रहता था। चांद साहब सितारे वितारे रात की थैली में समेटकर कट लेने की तैयारी में थे। शिफ्ट चेंज होने का वक्त जो हो गया था ना, तो सूरज बाबू के पहुंचते ही चांद साहब ने उनको आसमान की चाबी के साथ दिन भर की ड्यूटी हैंडओवर कर दी और खुद घर की ओर निकल लिए। लाली की नींद भी उसी वक्त खुली। आंखें मलकर उसने खिड़की के बाहर देखा, उजाला होने वाला था। झट से उठकर उसने किवाड़ खोला। लोहे के पतले चदरे से बना वो दरवाजा जगह जगह से टूट फूट गया था। हड़बड़ी में लाली का पल्लू उसमें फंस गया। खींच के दरवाजे को ही अच्छे से गरिया दिया उसने। मुंह हाथ धोकर रोज की तरह उसने झोपड़े के सामने पानी के छींटे मारे। तुलसी के पौधे के आगे 2 अगरबत्तियां जलाईं। फिर बड़े वाले चूल्हे पे हल्की सी गीली मिट्टी लेपकर उसमें कोयला और गोईठा मतलब कि गोबर के उपलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल दिया। फिर थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क के उसको आग दिखा दी। रोएदार धुएं की एक शॉल ने तुरंत उस छोटे से झोपड़े को घेर लिया। फिर जल्दी जल्दी वो भागी पीछे वाले ट्यूबवेल की तरफ। 7 बजते बजते वहां लाइन जो लग जाती थी। फिर धक्का मुक्की, कहा सुनी। कल भी ट्रांसफार्मर के पास वाली कुंती चाची फालतू में चिल्लाए जा रही थी, अरे मेरे कनस्तर के पहले किसने बाल्टी लगा दी। लाली से इतनी चिक चिक बर्दाश्त नहीं हुई। बोली, चाची चाचा तो हमारे नेता आदमी ठहरे ना, उनसे कह के घर पे कुआं क्यों नहीं खुदवा लेती। इतना समूले के कुंती चाची पीछे जाके खड़ी हो गई थी। इस तबके में एक अकेली लड़की के लिए जिंदगी आसान नहीं होती। अपने आसपास की गंदगी से बचकर जीने के लिए लाली को सख्त बनना पड़ा था। खैर, आज जब तक ट्यूबवेल से पानी निकालकर लाली नहा वहा के लौटी, चूल्हा आंच पकड़ चुका था। लाली ने पहले भीगे कपड़ों को एक तरफ पसार दिया, फिर कुंडी सरकाकर उसने गुमटी का पल्ला उठाया। धनबाद स्टेशन के नज़दीक नीम तल्ला नाम की एक कॉलोनी में अकेली ही रहती थी अपनी लाली। अपने झोपड़े के बगल में एक छोटी सी चाय की गुमटी चलाती थी। माँ बाप का कोई पता ठिकाना था नहीं। यहाँ वहाँ काम करके कई 100 रोटियों की भूख मार के एक एक पैसा जोड़ के अपनी एक गुमटी खड़ी की थी उसने। लकड़ी के तख्ते और बांस पे खड़ा एक ढांचा, उस पे एस्बेस्टॉस की टूटी फूटी छत, जिसको पल्स पोलियो वाले बैनर के सहारे धूप बारिश से ढांप रखा था उसने। अंदर पुराने प्लाईवुड से ताक या कटहरे बने थे। चाय, चीनी, इलायची के डब्बे की दूसरी तरफ गणेश जी की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी। सामने पीतल का एक दिया और सरसों के तेल की बोतल। कभी तो 1000 गज में फैला मंदिर कम पड़ जाता है, और कभी 2 बित्ते में दुनिया भर की भक्ति समेट लेता है इंसान। जिंदा दिली, मेहनत और अंग्रेजी में जिसको विल पावर कहते हैं ना, वही जिगरा। इसी के बूते पे 23-24 साल की ये लड़की शान से अपना कारोबार चलाती थी, और अब तो अपने दम पे उसने ठीक ठाक पैसे भी जोड़ लिए थे। अब लाली की बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी धूमधाम से उसकी शादी हो जाए, बस। जैसी चौधरी की छोटी बेटी मतलब रितु दीदी की हुई थी ना, ठीक वैसी। इधर फवारा, उधर डीजे, मतलब जश्न हो तो ऐसा। शादी में चाय कॉफी का स्टॉल लाली ने ही लगाया था। पेमेंट के अलावा ऊपर से पूरे 1000 रुपए बख्शीश दिए थे चौधराइन ने। तब से लाली दिन रात बस एक ही सपना देख रही है, अपनी शादी का सपना। उसने तो कब से बजट बनाना भी शुरू कर दिया था। एक ही चीज बाकी थी, अब वो भी लगभग फाइनल हो ही गया था, लाली का दूल्हा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बचपन में कोई एक नाम नहीं था लाली का। कोई मुन्नी, कोई छोरी, कोई ए लड़की कह के बुलाता था। मोहल्ले के काली मंदिर के पुजारी ने उसका नाम रखा था लाली, लाल गुड़हल की तरह लाली। तब वो 7-8 साल की ही थी। पुजारी बाबा के लिए हर रोज सुबह सुबह फ्रॉक के कूंचे में गुड़हल के फूल भर के ले जाती थी। बदले में 4 आने और 2 बताशे मिलते थे। उस रोज सुबह सुबह काम में जुट गई थी लाली। खौलते पानी से उसने मुट्ठी भर भर के चीनी डाली, थोड़ी देर में चाय पत्ती, फिर पीस के इलायची और आखिर में दूध। आजकल काम थोड़ा ज्यादा था। सामने सड़क के उस तरफ एक मकान के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
दिन में 3-4 दफे वहां चाय भेजनी होती थी। मजदूरों के लिए प्लेन चाय 3 रुपया गिलास, और ठेकेदार के लिए लाली स्पेशल चौधराइन का मंतर 6 रुपया गिलास। पूरे नीम तल्ला में फेमस लाली की इस चौधराइन के मंतर के पीछे एक छोटी सी कहानी है। दरअसल पहले लाली नीम तल्ला में ही एक चौधरी जी के घर में काम करती थी। चौधरी के पिताजी यानी बड़े चौधरी को साल भर बुखार जुकाम रहता था। खाने पीने को जो भी दे दो कहते स्वाद नहीं लगता, फीका है। चौधराइन मतलब चौधरी की पत्नी ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर बड़े चौधरी का बिचका हुआ मुंह कभी सीधा ही नहीं होता। एक दिन उनके 9 साल के पोते ने खुद खाते खाते अपने दादाजी के मुंह में भी हाजमे की एक गोली ठूंस दी। बड़े चौधरी चौंके, आंखें मीच के चटखारा लिया, फिर बोले पटाखा। चौधराइन ने वही पटाखा यानी हाजमे की गोली और साथ में थोड़ी थोड़ी गोलकी और अदरक पीसकर नींबू चाय में डाल दिया। पहली बार में ही जादू का काम हुआ। बड़े चौधरी चारों खाने चित्त। दोबारा चुस्की लेके शर्माते हुए बोले थोड़ा तीखा है पर है मजेदार। बस इस पूरी वारदात की चश्मदीद गवाह लाली ने चौधराइन के इसी नुस्खे को थोड़ा इधर उधर करके अपना बना लिया था। लाली स्पेशल चौधराइन का मंतर 6 रुपया ग्लास। खैर, अभी तो बड़ी सी केतली लिए वकार उसके सर पे खड़ा था। मजदूरों के लिए सुबह की चाय भेजने का टाइम हो गया था। साथ में नान खटाई। नान खटाई का मतलब समझ लीजिए देसी बिस्कुट। 20 चाय जल्दी। वकार ने बेसब्री से कहा। चाय पहुंचाने का जिम्मा उसी का था। लाली वकार को नान खटाई का पैकेट बढ़ाते हुए बोली जल्दी का काम शैतान का, समझा? ये पकड़। ये सब अपने रोमियो को समझाना, आजकल तो रंग ही और है साहब का। वकार ने चुटकी ली। लाली थोड़ा लजा गई। उठ गया तेरा नवाब, उसको जाके बोलना मैंने बुलाया। चाय छानते उसने कहा। आय हाय, बोल दूंगा, उड़ता हुआ आएगा। कह के वकार गुमटी के प्लास्टिक के छोटे वाले कप निकालने लगा। कुछ 3-4 औरतों को मिलाकर 20 एक मजदूर इस बिल्डिंग के काम पे लगे थे। इसके अलावा इन्हीं मजदूरों के 1 आध बच्चे भी थे। पिछले 6 महीने में इन लोगों ने यहीं नीम तल्ला में डेरा डाला हुआ था। इन्हीं में से एक था रफीक। वो रफीक जिसके साथ हमारी लाली ने अपने झूठे सच्चे आधे पूरे सारे सपने जोड़ लिए थे। चाय को उबलता छोड़ के लाली ने हिसाब के खाते की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नजर गणेश जी के उल्टी तरफ लगे शीशे पर जा अटकी। अपना ही चेहरा आंखों के आगे था। 2 पल ठहर कर अपने अक्स को तौलने लगी वो। चौधराइन कहती थी लाली बिल्कुल पान के मीठा पत्ती के सांचे में ढला है तेरा चेहरा, और रंग ऐसा जैसे गाढ़े कत्थे में किसी ने गुलकंद घोल दिया हो। बड़ी प्यारी है तू लाली। अचानक कुछ याद करके लाली के गालों पे हल्की सुर्खी छा गई। होंठ हंसी में फैल गए, आंखें खुद ही नीची हो आईं। कुछ रोज पहले की तो बात है। मुए रफीक ने गुमटी के पीछे उसका हाथ पकड़ के यही तो कहा था, बड़ी प्यारी है तू लाली। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। लाली, ए लाली। वकार की आवाज सुन के लाली को सुधाई। क्या हुआ? सुन, ठेकेदार ने कहा शाम को आके तेरा बकाया क्लियर कर देगा। कहते हुए वकार ने केतली उठाई और मजदूरों के लिए सुबह की चाय लेके वहां से चला गया। 11 बजते बजते वकार फिर आएगा, तब 20 चाय और। फिर रोज के परमानेंट ग्राहक तो हैं ही। इन दिनों मेहनत थोड़ी ज्यादा थी लाली की, पर कमाई भी ठीक हो रही थी। लाली खुश थी। कई सालों से बड़े जतन से जिस सपने को पाल पोस रही थी वो शायद उसके सच होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया था। ये घंटा सवा घंटा लाली को थोड़ी फुर्सत रहती थी। डेली के ग्राहक भी 8 साढ़े 8 से पहले नहीं आते थे। लाली ने झोपड़े के अंदर से 2 बेंच लगा के गुमटी के आगे लगा दिए। अखबार नहीं दिया अब तक, आज उसका भी हिसाब करना है। बेंच पे कपड़ा मारते हुए लाली बड़बड़ा रही थी। महंगाई तो मतलब रोज का अखबार का 3 रुपया, शनिवार इतवार को हुल जुलूल भर के 5-5 रुपया। अरे कुल मिला के महीने का 100 रुपया तो कम से कम। अगर 3-4 महीने के लिए अखबार बंद करा दूं तो बैंड बाजे का खर्चा निकल सकता है। अब जैसा कि आपको पता ही है, आजकल जिंदगी से लाली की बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी ही धूमधाम से उसकी शादी हो। वो लाख रुपए वाली नहीं, हाँ, पर अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हो सके उतना तो जरूर।
उस दिन वो खूब सजेगी। जरी वाली लाल बनारसी, इमिटेशन के गहने, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, दोनों हाथों में कोहनी तक मेहंदी, पैरों में आलता, ब्यूटी पार्लर वाली पारुल से 50 रुपए में बाल भी, वो क्या कहते ना, कर्ल करवाएगी। हाँ, और रंग बिरंगा शामियाना लगा होगा, चारों तरफ हरे नीले बल्ब बारी बारी से जलते बुझते होंगे। अगर बजट में आया तो बीच में एक बड़ी सी झालर भी होगी, शहनाई बजेगी, गुलाब मोगरे की खुशबू से सब कुछ महकने लगेगा। और फोटो शोटो खींचने के लिए कैमरामैन भी होगा। फिर बढ़िया दावत होगी, पुलाव, चिकन करी और लास्ट में आइसक्रीम। वाह! पिछले 2 सालों से अपनी हड्डियां पिघलाकर लाली ने लगभग 27-28 हजार रुपए जमा कर लिए थे। उसके बजट के हिसाब से अगले 3-4 महीने के अंदर वो शादी कर सकती थी। वैसी शादी जिसको देख के आस पड़ोस वालों की, खासकर कुंती चाची की, बोलती बंद हो जाए। दिक्कत अब तक बस एक ही थी कि दूल्हे की मर्जी नहीं पूछ पाई थी वो। और हाँ, दूल्हे को ये मालूम भी नहीं था कि वो दूल्हा है। ओह, रफीक आता ही होगा। ये ख्याल आते ही लाली की नजरें अनजाने ही आईना ढूंढने लगी। बुरी आदत लग गई है आजकल, घड़ी घड़ी बस शीशे के सामने। लाली ने खुद को कोसा। सामने शीशे के फ्रेम पे कल की बिंदी चिपकी हुई छोड़ आई थी वो। उसी पीली बिंदी को उठाकर उसने अपनी 2 भौं के बीच में बिठा दिया। गोंद हल्का पड़ गया था, इसलिए अंगूठे से दबाकर उसको ठीक से टिकाना पड़ा। उस बासी पीली बिंदी ने लाली के माथे पे सूरज उगा दिया। चेहरे पे धूप खिल गई। क्या रे, तूने मुझको बुलवाया था? सामने रफीक खड़ा बीड़ी सुलगा रहा था। कितनी बार बोला सुबह सुबह बीड़ी मत पी, मुंह से बास आती है, लाली ने गुस्से में कहा। रफीक ने चुपचाप पहली उंगली और अंगूठे से बीड़ी बुझाकर जेब में रख ली। फिर पूछा, क्या हुआ? लाली ने मन ही मन एक बार और वो बात दोहराई जो वो रफीक से बताना चाहती थी। इधर उसके हाव भाव से रफीक समझ रहा था कि कुछ तो बात है। तभी लाली ने गला साफ करते हुए कहा, बैठ, कुछ जरूरी बात करनी तेरे से। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रफीक पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक छोटे से गांव नेमतपुर का रहने वाला था। वहां थोड़ी सी जमीन थी उसकी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। आजकल राजमिस्त्री के हेल्पर का काम कर रहा था। दरअसल रफीक और ये बाकी मजदूर मालदा के ही अलग अलग गांवों से धनबाद आए हुए थे। ये लोग फसल के सीजन में अपने अपने गांव में खेती बाड़ी करते और एक फसल कट जाने से लेके दूसरी फसल के बीच जो खाली महीने बचते, उस दौरान 2 पैसे कमाने शहर आ जाते। कुछ मजदूरी करते, कुछ भाड़े का रिक्शा चलाते, फिर फसल का सीजन आते ही अपने अपने गांव लौट जाते। कुछ नीम बंजारों से जिंदगी थी इनकी। रफीक पहले भी धनबाद के कई अलग अलग इलाकों में काम कर चुका था, पर नीमतल्ला में ये उसका पहला काम था। शुरू में छुट्टी वाले दिन मूंगफली फांकते हुए सामने पूजा टॉकीज में अकेले ही पिक्चर देखाता था। बाकी दिन बस काम और काम। मतलब मिजाज से वो थोड़ा मनमौजी पर चुपचाप सा था। दूसरे मजदूरों से तो उसका दुआ सलाम का ही रिश्ता था, पर अपने काम से काम रखने वाले 26-27 साल के हंसमुख से इस लड़के को हर कोई पसंद करता था। थोड़ा शाय टाइप का था अपना रफीक। कभी लड़की वड़की के चक्कर में ठीक से पढ़ा नहीं था ना। इस्माइल चाचा जब उससे कहते, बेटा कामकाज सही कर रहा है, देखने सुनने में भी तू ठीक है, फिर शादी के लिए अब तक तू लड़की कैसे नहीं जुटा पाया? तो रफीक जवाब देता, चाचा मेरे मामू कहते थे फुर्सत और लड़की, ये दोनों चीजें जिंदगी में कभी एक साथ नहीं मिल सकती, और मुझको मेरी फुर्सत से बहुत प्यार है। उसी रफीक ने जब पहली बार लाली को देखा था तो देखता ही रह गया था। 10 मिनट के अंदर ये फुर्सत का फलसफा गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था। 6 महीने पहले नीमतल्ला की इस बिल्डिंग के साइट पे बाकी मजदूरों के साथ पहुंचा था रफीक। सामान रख के चाय की तलाश में निकला तो सड़क के दूसरी तरफ एक गुमटी मिली, जहां उसको चाय छानती हुई एक लड़की दिखी। हवा में लहराती गर्म चाय की वो धार जैसे बीन की धुन पे नाचता कोई सांप हो। पीछे हल्के धुएं में लिपटा सपेरन का चेहरा था। रफीक के कदम सड़क के उस पार ही रुक गए थे। कुछ दिनों तक वो चाय की गुमटी चला रही उस लड़की को बस दूर खड़े होकर देखता रहा। जिंदगी से लबालब भरी वो लड़की सुबह से रात तक बिना रुके बिना थके काम करती रहती, जैसे चाबी लगी कोई जिंदा गुड़िया हो,
जैसे जिंदगी जीने का यूजर मैनुअल या लाइव ट्यूटोरियल। रफीक को डर लगता कि वो पास गया तो शायद जोश और जिंदा दिली के इस भंवर में डूब जाएगा। इतनी जिंदगी शायद उससे संभलेगी नहीं। तो एक तरफ अपना शाय टाइप लड़का, दूसरी तरफ ये मुंहफट लड़की। बातचीत शुरू होने में ही 2 हफ्ते लग गए थे। लाली को रफीक दूसरे मजदूरों से थोड़ा अलग लगता था। थोड़ी अदब तो थी अपने रफीक में। रफीक मियाँ की बीड़ी पीने की आदत जिस रफ्तार से छूट रही थी, उससे कहीं तेजी से चाय की लत बढ़ती जा रही थी। कभी मियाँ हिसाब किताब में लाली की मदद कर देते तो अगले दिन चाय के साथ अलग से पकौड़े मिल जाते। कभी रफीक गुमटी पे अपना ट्रांजिस्टर भूल आता तो कभी खाली केतली लेने लाली बिल्डिंग की साइड पे पहुंच जाती। कभी बाजार, कभी सिनेमा, मतलब बात तो आगे बढ़ने लगी थी। हालांकि किसी भी पार्टी ने अपना एजेंडा सामने नहीं रखा था, पर ऐसी बातें हमेशा अनाउंस थोड़ी की जाती हैं। तो दोनों के भरपूर योगदान से जब धीरे धीरे दही जमने लगा था, तभी रफीक के गांव लौटने का टाइम आ गया। बिल्डिंग का काम अगले हफ्ते तक पूरा हो जाना था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कई दिनों से जो बात अटकी पड़ी थी, रफीक के चले जाने से पहले उसको क्लियर कर देना चाहती थी लाली। चाय की चुस्की लेते लेते रफीक सामने बेंच पे बैठ गया। लाली के मन में एक बार और वो बात दोहराई जो उससे कहना चाहती थी। देख रफीक, अपना ये जो कुछ भी है कब तक ऐसे चलेगा? तूने कुछ सोचा है? मतलब मैं जानना चाहती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। सोचा मगर कह नहीं पाई। उसको चुप देख के रफीक ने कहा, बताओ क्या जरूरी बात है? बस उस पल में लाली की सारी तैयारी धरी रह गई। उसके मुंह से निकला, तू मुझसे शादी कर रहा है कि नहीं? रफीक से तुरंत कोई जवाब देते नहीं बना। उसने मन में लाली का सवाल दोहराया, तू मुझसे शादी कर रहा है कि नहीं? दरअसल पिछले कुछ दिनों में वो भी बहुत बार सोच चुका था, बहुत कुछ सोच चुका था कि इस बार गांव जाके अच्छे भाव में अपनी जमीन और घर बेच देगा, फिर यहीं लौट आएगा धनबाद लाली के पास। दोनों मिलके धीरे धीरे इस गुमटी को होटल बनाएंगे, फिर झोपड़े को मकान। कितनी ही रातें उसने इस तैयारी में बिताई थी कि कैसे ये सारी बातें वो लाली से कहेगा, और आज लाली ने एक झटके में कितनी आसानी से ये बात कह दी थी। वो भी ऐसे जैसे 10वीं बार ये सवाल रफीक से पूछ रही हो। इधर लाली की आंखें उस पर टिकी थीं, जवाब के इंतजार में। थोड़ी देर चुप रह के सर खुजाते हुए रफीक ने कहा, सोचा तो कुछ ऐसा ही था। लाली हंस पड़ी, धीरे से बोली, कब? जब तू गए। कल एतवार है, बता। अच्छा, मैं ऐसे 2 कौड़े की शादी नहीं करूंगी तो पूरे धूमधाम से, ऐसे कि पड़ोसियों की बस मुझे पता है। रफीक ने कहा, देख रफीक, मुझको 3 महीने का टाइम चाहिए। ऐसे थोड़ी, पहली शादी है मेरी। तू भी इसी टाइम में अपना सारा अरेंजमेंट देख ले, ठीक है? लाली ने अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, मुझको भी उतना टाइम तो चाहिए होगा, कुछ सोचते हुए रफीक बड़बड़ाया। क्या? रफीक ने लाली को अपने गांव की जमीन बेचने के प्लान के बारे में बताया। और हम ना तब चाय के साथ पकौड़े भी बेचेंगे, एक सांस में बोल रहा था वो। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाना भी तो होता है ना। तो दिन के टाइम दाल चावल अंडा करी और रात में तड़का रोटी। बहुत डिमांड है, तू देख लेना। 1 साल के अंदर यहाँ अपना पक्का मकान होगा और यहाँ होटल। चल जा, तू कब से इतना बड़ा बड़ा सोचने लगा? लाली ने हैरानी से कहा। अब शादी करनी है तो ये सब सोचना पड़ेगा ना, रफीक ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। देख रफीक, कि दिन भर शादी की रट मत लगा कर, बोरा आ रहा है। चल जा, अभी बहुत काम है मुझको। अपनी खुशी छुपाने के लिए लाली ने रफीक को झूठी फटकार लगा दी। रफीक को जाते देख उसको यूं ही कुछ याद हो आया। उस रोज जब उसके हाथ पे खौलती चाय गिर गई थी तो क्या हालत हुई थी रफीक की। घबराहट में पानी डालने की जगह भागा था रिक्शा बुलाने के लिए, जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया था। सचमुच आजकल उसका कितना ख्याल रखने लगा था रफीक। फिर भी कुंती चाची कहती थी, इन बंजारों का कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ तो कल वहां, रिश्तेदारी तो उनके खून में नहीं है। मेरा रफीक वैसा नहीं है, जैसे खुद को ही बता रही थी लाली। उसने भी तो अपने सपनों में मुझको जोड़ लिया है। रफीक ने तो होटल का नाम भी सोच लिया है, लाली स्पेशल। कह रहा था नाम में अंग्रेजी वाली फील बहुत जरूरी है। सोचते हुए लाली के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। जिस रोज रफीक अपने गांव के लिए निकला,
लाली उसको छोड़ने स्टेशन आई। आंखों से ओझल होती वो ट्रेन उसका मन भारी कर गई। उसके दिल में बस एक ही सवाल आ रहा था, रफीक वापस तो आएगा ना? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। लाली खुद को मनाने समझाने की कोशिश करती, पर किसी काम में उसका दिल ही नहीं लगता। अक्सर चाय में चीनी डालना भूल जाती थी आजकल। एक शाम सामने वाले पीसीओ में रफीक का फोन आया। लाली भागती हुई पहुंची। रफीक ने कहा, सुन, जमीन का सौदा हो गया है 25,000 में, और मैंने वापसी का टिकट करा लिया है। अरे सुन रही है, गांव के कुछ और लोगों को ला रहा हूं। ये लोग ना वहां से कपड़े खरीद के जाके शहरों में डिलीवरी करते हैं। ये बिजनेस में भी नफा अच्छा है। सोच रहा हूं मैं भी कुछ पैसे लगा दूं इस धंधे में। अब अपनी लाइफ सेट है लाली। अच्छा, शुक्र की शाम को पहुंच रहा हूं मैं जनता एक्सप्रेस से, ठीक है? रखता हूं, अपना ख्याल रखना। लाली का मन मानो एक भूरे रंग की गिलहरी बन गया। कभी भाग के इस डाली पे तो दूसरे ही पल फुदक के झोपड़ी की मुंडेर पे चढ़ बैठता था। दिए में तेल डालते हुए वो सोच रही थी, रफीक के लौटते ही धूमधाम से हमारी शादी होगी। आस पड़ोस के सबको न्योता भेजूंगी, बस कुंती चाची को छोड़ के। पर रफीक के इंतजार में ये 2 दिन जैसे कटने को राजी ही नहीं थे। खैर, किसी तरह लड़ झगड़ के शुक्रवार आ ही गया। शाम को जल्दी गुमटी बंद करके लाली स्टेशन पहुंची। ओवरब्रिज पे उसने देखा रफीक की ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। सीढ़ियां उतरते हुए बीच में ही लाली के कदम रुक गए। सामने हथकड़ी पहने रफीक खड़ा था। उसके साथ कई और लोगों की कमर में रस्सी बांध के कुछ पुलिस वाले उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे। पूरी रात पुलिस हेडक्वार्टर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बाहर बैठी रही लाली। उसे अब तक नहीं पता था कि रफीक को यहां क्यों लाया गया था। रो रो के उसकी आंखें सूज गई थीं, गला बैठ गया था, फिर भी वो बैठी रही। सुबह 9 बजे लाली को अंदर बुलाया गया। उठने को खड़ी हुई तो डर और कमजोरी से घुटने लड़खड़ा गए। एक महिला कांस्टेबल ने सहारा दे के किसी तरह उसको अंदर पहुंचाया। अंदर उसको बताया गया कि रफीक एक ऐसे स्मगलिंग गिरोह का मेंबर है जो कपड़ों की डिलीवरी की आड़ में खसखस और अफीम की तस्करी करता है। ये लोग बॉर्डर पार बांग्लादेश से माल चोरी छुपे लाके इंडिया की अलग अलग जगहों पे सप्लाई करते हैं। कई महीनों से इनकी हरकतों पे पुलिस की नज़र थी, और पिछले दिन के उस छापे में पुलिस को कई किलो अफीम और कैश रुपए भी बरामद हुए थे। लाली चुपचाप सब सुनती रही। इंस्पेक्टर साहब ने मामला सीधा सीधा टेबल पे रख दिया। देख, बाकी लोग तो समझ गए लंबे टाइम के लिए, पर रफीक बच सकता है। उसके पास हालांकि 25,000 कैश मिला है, पर अफीम नहीं पकड़ा गया है। तो उसके 25 और तुझको देने होंगे 25, और टोटल 50,000 राउंड फिगर। 1 रुपया कम बेसी नहीं होगा। यहाँ रख और ले जा अपने मर्द को, वरना कोर्ट कचहरी में तो पता है ना, बुढ़ा हो जाएगा। साहब, मेरे रफीक ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। वो तो इन लोग को जानता भी नहीं था। अपना घर बार सब बेच के उसको 25,000 मिले थे। लाली बोली। चल, मान लिया। साबित कैसे करेगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो रोई गिड़गिड़ाई, पर इंस्पेक्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लाली उठ खड़ी हुई। उसमें रफीक से मिलने की हिम्मत तक नहीं बची थी। उसके कदम धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़े। 3 घंटे बाद इंस्पेक्टर साहब की टेबल पे 50,000 रुपए पड़े थे। पुलिस हेडक्वार्टर के गेट से बाहर आते हुए लाली ने रफीक का हाथ थाम लिया। बोली, सुन, अब भी 3,000 है मेरे पास। मैंने सोच लिया, सब कुछ बजट में है। बस शामियाना और झालर कैंसिल। कल इतवार है, बता, तू मुझसे शादी कर रहा है कि नहीं? बस इतनी सी थी कहानी।